स्टूडेंट्स, हमने पिछले अध्याय में पाचन की कार्य की संबंधी अध्ययन किया था। अब हमारा अगला अध्याय है परिसंचरण की कार्य की। जैसा कि हम जानते हैं, उच्च स्तरीय जंतुओं में विभिन्न क्रियाएं विभिन्न अंग और अंग तंत्रों के माध्यम से संपन्न की जाती है। परिसंचरण तंत्र एक आवश्यक एवं अति महत्वपूर्ण तंत्र होता है। यह शरीर के विभिन्न ऊतकों के मध्य आवश्यक पदार्थों के विनिमय का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त ये शरीर में उपस्थित अंगों को आवश्यक पदार्थ उपलब्ध भी करवाता है। इसमें एक परिसंचरणीय माध्यम होता है एवं नियमित वाहिनियाँ पाई जाती हैं। वैसे एक कोशिकीय एवं निम्न जंतुओं में परिसंचरण तंत्र पूर्णतः अनुपस्थित होता है, क्योंकि इन जंतुओं में वातावरण एवं शरीर के मध्य पदार्थों का विनिमय सीधे ही सतह द्वारा कर लिया जाता है। जैसे ऑक्सीजन का वातावरण से विनिमय विभिन्न विधियों द्वारा किया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं अमोनिया शरीर से विसरण द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। इसी प्रकार हाइड्रा एवं सिलेंट्रेट्स तथा चपटे कृमियों में ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों का कोशिकाओं द्वारा परिवहन किया जाता है। जहाँ तक उच्च स्तरीय जंतुओं की बात है, इन जंतुओं में एक विशेष रूप से विकसित परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सर्वप्रथम 1682 में विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र से संबंधित प्रयोग किए एवं ये जानकारी दी कि भ्रूणीय विकास के दौरान भ्रूण की मेसोडर्म के जरिए परिसंचरण तंत्र का विकास होता है। चूँकि हमारा अध्याय मुख्य रूप से स्तनियों की कार्य की पर केंद्रित है, अतः हम उच्च कशेरुकियों अर्थात स्तनीय जंतुओं परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे। उच्च कशेरुकी जंतुओं में परिसंचरण हेतु निम्न दो तंत्र पाए जाते हैं। पहला है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त, हृदय एवं रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं। दूसरा है लसिका तंत्र। इसमें लसिका वाहिनियाँ एवं लसिका पाया जाता है। स्तनियों में परिसंचरण तंत्र के घटक। स्तनियों में हम बात करें तो परिसंचरण तंत्र के मुख्य घटक निम्नानुसार होते हैं। पहला है रक्त। रक्त एक तरह का तरल उत्तक होता है जो कि कुछ घटकों के अतिरिक्त समस्त पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। रक्त से संबंधित कुछ तथ्य हम आप बताएंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति या एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्राय लगभग 4 से 5 लीटर रक्त पाया जाता है। कशेरुकी जंतुओं में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है और ये हीमोग्लोबिन जो है एक प्रकार का वर्णक होता है। यह वर्णक ऑक्सीजन को कैरी करने या ऑक्सीजन के साथ संबंध बनाकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। यह जल से अधिक विस्कस या गाढ़ा होता है। इसकी पीएच जो है वह लगभग 7.4 होती है, अर्थात यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। मुख्य भाग तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। यह लगभग 53% भाग बनाता है। इसके अतिरिक्त 45% भाग जो है कणिकाओं द्वारा निर्मित होता है, जो कि श्वेत लाल रक्त कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स के रूप में पाई जाती हैं। चित्र के अंदर हम विभिन्न प्रकार की कणिकाओं को देख सकते हैं। इसी तरह से अगले चित्र में आप देखिए कि प्लाज्मा और ब्लड वेसल में रक्त कणिकाएं किस प्रकार से प्रवाहित होती हैं। पहले हम अध्ययन करेंगे लाल रक्त कणिकाओं का। लाल रक्त कणिकाएं लगभग सभी कशेरुकी जंतुओं में पाई जाती हैं। स्तनियों में पूर्ण परिपक्व लाल रक्त कणिकाएं उभय अवतल होती हैं एवं केंद्रक विहीन होती है, इसीलिए इन्हें कणिकाएं भी कहा जाता है। ऊंट एवं लामा में यह अपवाद स्वरूप इनमें केंद्रक पाया जाता है। अधिकांश लाल रक्त कणिकाओं में किसी भी प्रकार का कोशिकीय अंगक जो है वो अनुपस्थित होते हैं।
आकार की दृष्टि से हम बात करें तो विभिन्न जंतुओं में लाल रक्त कणिकाओं के आकार को हम निम्नलिखित सारणी से समझ सकते हैं। सबसे बड़ी लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वह एम्फीबियंस के अंदर पाई जाती हैं। उसके अतिरिक्त प्रोटियस में 58 म्यू साइज़ की, मेंढक में 22 म्यू साइज़ की, मनुष्य में 7.5 म्यू साइज़ की, हाथी में 6.9 म्यू साइज़ की, बिल्ली में 6.5 म्यू और घोड़े में 4.6 म्यू साइज़ की लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है। जहाँ तक संख्या की बात करें तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या जो है वह भी भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न प्रकार की होती है एवं एक ही वर्ग विशेष के जंतुओं में भी उसकी स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर यह संख्या जो है भिन्न भिन्न हो सकती है। एक स्वस्थ वयस्क के अंदर और पुरुष में ये लगभग 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती हैं, जबकि स्वस्थ महिला के अंदर ये लगभग 45 लाख क्यूब मिलीमीटर होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं की इसका सामान्य से बहुत कम या अधिक संख्या में होना किसी विशेष रोग का लक्षण का सूचक हो सकता है। इनकी कमी को एनीमिया कहा जाता है, जिससे शरीर में विभिन्न प्रकार के अन्य रोग हो जाते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है एवं शरीर में पदार्थों विशेष रूप से गैसों का विनिमय जो है पूरी तरह से नहीं हो पाता है। आरबीसी की अत्यधिक संख्या भी श्वसन संबंधी रोग या ब्लड कैंसर या अन्य रोगों के कारण हो सकती है। इस अवस्था को पॉलीथेमेसिया कहा जाता है। संरचना: लाल रक्त कणिकाएं बाहर से कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी रहती हैं, जो कि सामान्य कोशिका झिल्ली के समान ही लिपोप्रोटीन की बनी होती है। यह अर्धपारगम्य होती है। इनमें अधिकांश कोशिकाणु यानी केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एवं अंतःप्राद्रव्य जालिका आदि अनुपस्थित होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।